बाजीराव पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को एक भट्ट परिवार में पिताजी बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी छत्रपति शाहू जी के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का छोटा भाई भी था चिमाजी अप्पा। बाजीराव अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभियानों में जाया करते थे। पेशवा बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई था, जिनके 3 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथराव। पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी का नाम था मस्तानी, जो छत्रसाल राजा की दत्तक पुत्री थी। बाजीराव उनसे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उनके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णाराव रखा गया। पेशवा बाजीराव, जिन्हें बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। बाजीराव ने अपना प्रधानमंत्री का पद सन 1720 से अपनी मृत्यु तक संभाला। उनको बाजीराव बल्लाल भट्ट और थोराल बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक नहीं देखा गया। उनके 4 घोड़े थे, नीला, गंगा, सारंगा और औलख, जिसकी देखभाल वे स्वयं करते थे। बाजीराव 6 फीट ऊंचे थे और उनके हाथ भी लंबे थे। बलिष्ठ, तेजस्वी, कांतिवान, तंबई रंग की त्वचा उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाती थी। न्यायप्रिय बाजीराव को सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पसंद थे। पूरी सेना को वो सख्त अनुशासन में रखते थे। अपने भाषण से वे सेना में जोश भर देते। सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति शाहू जी नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रहे। मराठा साम्राज्य उनके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लाल भट्ट एक महान योद्धा थे। निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों और पुर्तगालियों तक को कई कई बार शिकस्त देने वाले बाजीराव के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका कब्जा था। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया। उनमें से एक थे बाजीराव। हालांकि आरोप है कि भारत के ऐसे वीरों को आज़ादी के बाद के शिक्षा मंत्रियों, वामपंथी इतिहासकारों ने बड़ी चालाकी से इतिहास से हटाकर मुगल इतिहास को महिमा मंडित किया। बाजीराव ने शिवाजी के नाती शाहूजी महाराज को गद्दी पर बिठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उनकी ताकत का लोहा मनवाया। देश में पहली बार हिंदू पदपादशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो, उसके साथ में न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर इस्लामिक सिपल सलार थे, जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा लगाना भी नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने और हिंदू स्वराज लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा, तो उसे काफी हद तक बाजीराव पेशवा ने पूरा किया। होलकर, सिंधिया, पवार, शिंदे, गायकवाड़ जैसी ताकतें जो बाद में अस्तित्व में आई, ये सब पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट की देन थी। ग्वालियर, इंदौर, पुणे और बड़ौदा जैसी ताकतवर ये रियासतें बाजीराव के चलते ही अस्तित्व में आई। बुंदेलखंड की सियासत बाजीराव के दम पर जिंदा थी। छत्रसाल की मौत के बाद उनका तिहाई हिस्सा भी बाजीराव को मिला। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिश आर्मी के कमांडर रहे मशहूर सेनापति जनरल मंटू गोमरी ने भी अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव की बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की जमकर तारीफ की और लिखा है कि बाजीराव कभी हारा नहीं। आज वो किताब ब्रिटेन में डिफेंस स्टडी के कोर्स में पढ़ाई जाती है। बाद में यही आक्रमण शैली सेकंड वर्ल्ड वार में अपनाई गई, जिसे ब्लिट्स किंग बोला गया। अमेरिकी सेना ने उनकी पालखेड़ की लड़ाई का एक ही मॉडल बनाकर रखा है, जिस पर सैनिकों को युद्ध तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। बाजीराव का युद्ध रिकॉर्ड छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप से भी अच्छा माना जाता है। नर्मदा पार सेना ले जाने वाला और 400 वर्ष की यमनी सत्ता को दिल्ली में जाकर ललकारने वाला बाजीराव पहला मराठा था। निजाम के खिलाफ अभियान। पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1721 में निजाम उल मुल्क असफ जब प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया, पर तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। सन 1722 में निजाम को मुगल शासन का वजीर बना दिया गया, परंतु सन 1723 में सम्राट मोहम्मद शाह ने निजाम को डेक्कन से अवध भेज दिया। निजाम ने वजीर का पद छोड़ दिया और दोबारा डेक्कन चला गया। सन 1725 में निजाम ने मराठा कर अधिकारियों को खदेड़ने का प्रयास किया और इसमें सफल हुआ। इसके एवज में 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया और उन्होंने जालना, बुरहानपुर और खानदेश सहित निजाम के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच युद्ध हुआ, जिसे पलखेड़ की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई और उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। मालवा का अभियान। बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की ओर एक अभियान शुरू किया, जिसमें मराठा के प्रमुख राणोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर, उदाजीराव पवार, तुकोजीराव पवार और जीवाजीराव पवार ने सफलतापूर्वक चौथ वसूला। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक विशाल सेना अपने छोटे भाई चिमंजी अप्पा के नेतृत्व में भेजी, जिसके कुछ प्रमुख थे शिंदे, होलकर और पवार।
29 नवंबर 1728 को चिमनजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा में हरा दिया। बुंदेलखंड अभियान। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बंगश के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को बाजीराव ने उत्तर दिया और अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनका सम्मान वापस दिलाया। महाराजा छत्रपाल ने बाजीराव को बहुत बड़ी जागीर सौंपी और अपनी दत्तक बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 के पहले अपने कुछ मुख्य राज भी मराठों को सौंप दिया। गुजरात का अभियान। सन 1730 में बाजीराव पेशवा ने अपने छोटे भाई चिमनजी अप्पा को गुजरात भेजा। मुगल शासन के गवर्नर सरबुलंद खान ने गुजरात का कर इकट्ठा चौथ और सरदेश मुखी को मराठों को सौंप दिया। 1 अप्रैल 1731 में बाजीराव ने दाभेड़, गायकवाड़ और कदम बंदे की सेनाओं को हरा दिया और दाभेई के युद्ध में त्रिम्बकम राव की मृत्यु हो गई। 27 दिसंबर 1732 में निजाम की मुलाकात पेशवा बाजीराव से रोहे रमेशाम रम में हुई, परंतु निजाम ने कसम खाई कि वो मराठों के अभियान में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिद्दियों के खिलाफ अभियान। जंजीरा के सिद्दी मुस्लिम राजा एक छोटा राज्य पश्चिमी तटीय भाग और जंजीरा के किले को संभालते थे, पर शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद वो धीरे धीरे मध्य और उत्तर कोंकण पर भी राज करने लगे। सन 1733 में सिद्दी प्रमुख रसूल याकूत खान की मृत्यु के बाद उसके बेटों के बीच युद्ध सा छिड़ गया। उसके एक पुत्र अब्दुल रहमान ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी, जिसके कारण बाजीराव ने कान्होजी आंग्रे के पुत्र सेखूजी आंग्रे के नेतृत्व में एक सेना मदद के लिए भेज दी। मराठों ने कोंकण और जंजीरा की कई स्थानों पर काबू पा लिया और 1733 में ही उन्होंने रायगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया। 19 अप्रैल 1736 में चिमनजी ने सिद्दियों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण 1500 से ज्यादा सिद्दियों की मृत्यु हो गई। मुगलों के गढ़ दिल्ली के खिलाफ अभियान। बाजीराव के पद पर आने के बाद मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने मराठों को शिवाजी की मृत्यु के बाद प्रदेशों की अधीनता को याद दिलाया। सन 1719 में मुगलों ने यह भी याद दिलाया कि डेक्कन के 6 प्रांतों से कर वसूलने का मराठों का अधिकार क्या है। उस वक्त निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम मुगल साम्राज्य का वायसराय था। उसने डेक्कन में नया राज्य निर्माण कर लिया और मराठों को कर वसूली के अधिकार को चुनौती दी। बहुत जल्दी मराठों ने मालवा और गुजरात में भी प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। 19-20 साल के युवा बाजीराव ने 3 दिन तक दिल्ली को बंधक बना के रखा था। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने ही वाला था कि बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट आए। दिल्ली पर आक्रमण उनका सबसे बड़ा साहसिक कदम था। वे अक्सर शिवाजी के नाती छत्रपति शाहूजी महाराज से कहते थे कि मुगल साम्राज्य की जड़ों यानी दिल्ली पर आक्रमण किए बिना मराठों की ताकतों को बुलंदी पर पहुंचाना नामुमकिन नहीं, और दिल्ली को तो मैं कभी भी कदमों पर झुका दूंगा। छत्रपति शाहूजी 7 से 12 साल की उम्र तक मुगलों की कैद में रहे थे। मुगलों की ताकत को बखूबी जानते थे, लेकिन बाजीराव को जोश उन पर भारी पड़ जाता था। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे पश्चिम भारत को मुगल अधिपत्य से मुक्त कराकर वहां भगवा फहरा दिया था। फिर उन्होंने दक्कन का रुख किया। दक्कन में निजाम जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, एक बड़ी ताकत था। कम सेना होने के बावजूद बाजीराव ने उसे कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के साथ उसे अपने प्रभाव में ले लिया था। इधर उन्होंने बुंदेलखंड में मुगल सिपा सलार मोहम्मद बंगश को हराया। कई बार पेशवा से मात खा चुके मुगलों का हौसला कमजोर हो चुका था। 1728 से 1735 के बीच पेशवा ने कई जंगें लड़ी। पूरा मालवा और गुजरात उनके कब्जे में आ गया। बंगश निजाम जैसे कई बड़े सपा सलार पस्त हो चुके थे। दिल्ली पर आक्रमण। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सादत खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हारराव होलकर और पिलाजी जाधव की सेनाएं यमुना पार करके दोबाब में आ गई। मराठों से खौफ में था सादत खां। उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं रही थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्हारराव होलकर ने राजनीति अनुसार मैदान छोड़ दिया। सादत खान ने इसे मराठों का डरना समझा और उसने डींगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद सेना लेकर मथुरा की ओर चला गया। बस उसी वक्त बाजीराव पेशवा ने सादत खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर पर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि यह खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाया। आज जहां ताल कटोरा स्टेडियम है, वहां बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की थी, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण माना गया है और सबसे तेज आक्रमण माना गया है। राव ने तालकटोरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतने करीब देख के घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर असल कोका की अगुवाई में 8 से 10 हजार सैनिकों की टोली बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस पूरी सेना को बुरी तरह शिकस्त दी। 28 मार्च 1737 का दिन था, मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन।
कितना आसान था बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पे कब्जा कर लेना। लेकिन बाजीराव की जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में बसती थी। वो 3 दिन तक वहीं रुके। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भाग के अवध चला जाए, लेकिन बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। वो 3 दिन तक डेरा डाल के पूरी दिल्ली को कब्जा करके, और एक तरह से पूरी दिल्ली मराठों के रहमो करम पर थी। उसके बाद बाजीराव वापस लौट आए। अपनी इज्जत गंवा चुके मुगल बादशाह रंगीला ने निजाम से मदद मांगी। निजाम दक्कन से निकल पड़ा। इधर बाजीराव और उधर से निजाम दोनों मध्य प्रदेश के सिरोंज में मिले, लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उनको केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह से मिलने जा रहे हैं, किसी युद्ध के लिए नहीं। निजाम को मराठाओं ने रास्ता दे दिया। निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपाह सलारों से हाथ मिलाते हुए बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर कुछ कर दिया। लेकिन बाजीराव बल्लाल भट्ट दूरदर्शी योद्धा थे। वो पहले से जानते थे कि अपने भाई चिमंजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर 80,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का इरादा था, ताकि वे सिर न उठा सकें। दिल्ली में निजाम की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना और डेक्कन से बाजीराव की अगुवाई में मराठा सेना निकल पड़ी। दोनों भोपाल में मिली। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से हराया भोपाल में। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को यह संधि मध्य प्रदेश में दोराहा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपे। चूंकि निजाम हर बार संधि तोड़ता था, सो बाजीराव ने इस बार निजाम को मजबूर कर दिया कि वो कुरान की कसम खाकर संधि की शर्तें दोहराए। ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मराठों की सबसे बड़ी जीत। पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट यहीं नहीं रुके। उनका अगला अभियान पुर्तगालियों के खिलाफ था। कई युद्धों में उन्हें हराकर उनको अपनी सत्ता मानने को मजबूर किया। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। साल्सेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दी थी और वो हिंदुओं में जातिवाद बढ़ाकर धर्मांतरण का कार्य कर रहे थे। वसई युद्ध के बाद मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी एक सेना चिमंजी के नेतृत्व में भेजी और थाना किला और बेस्तिन पर कब्जा कर लिया। पेशवा बाजीराव की मृत्यु। लगातार युद्ध में व्यस्त होने के कारण पेशवा बाजीराव अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते थे, और 28 अप्रैल 1740 को 39 वर्ष की आयु में जब वे एक अभियान पे थे, तो इंदौर के पास नर्मदा नदी के किनारे खरगोन शहर में रावेर खेड़ी के में लगा लू लगने के कारण और डिहाइड्रेशन के कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ा, और 39 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगर बाजीराव पेशवा इस अल्प आयु में ना चल बसते, तो ना अहमद शाह अब्दाली, ना नादिर शाह, ना अंग्रेज और पुर्तगाली जैसी पश्चिमी ताकत भारत पे कब्जा कर पाती। बाजीराव का केवल 40 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले जाना केवल मराठों के लिए नहीं, देश की बाकी पीढ़ियों के लिए, सनातन के लिए एक बहुत दर्दनाक भविष्य लेके आया। अगले 200 साल गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा भारत में कोई और ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध पाता। यदि बाजीराव कुछ वर्ष और जीवित रहते, तो वो बचे हुए शेष भारत को भी पूरी तरह से सनातनी बना के और भगवा का राज्य हर क्षेत्र में फैला देते। और अपने अभियानों के द्वारा जो उन्होंने भारत में जागृति पैदा की, सनातन को जो शक्ति का रूप दिया, वो आगे कोई और करने में सफल नहीं हो पाया। वाराणसी में उनके नाम का एक घाट है जो खुद बाजीराव ने 1735 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में उनकी एक मूर्ति है। पूना में मस्तानी महल और शनिवार वाड़ा है। पूना शहर को कस्बे से महानगर में बदलने वाले बाजीराव बल्लाल भट्ट थे, और सतारा से लाकर कई अमीर परिवार यहाँ बसाए गए थे। कई वर्षों की गुलामी के बाद शिवाजी महाराज ने जो एक रास्ता चुना था हिंदू पद पातशाही का, बाजीराव पेशवा ने उस पर चलते हुए वृहद हिंदू राष्ट्र की जो नींव बनाई थी, आगे अगर कोई योद्धा या उनका अनुयायी उसमें सफल होता, तो आज सनातन जो है पूरे देश में नहीं, विश्व में झंडा फहरा रहा होता।